प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार। देखिए, क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है आज हमको। तो क्लास 9th के जो भी बच्चे हैं इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। परमाणु एवं अणु, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यह इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि आगे की केमिस्ट्री हमारी पूरी की पूरी इस पर डिपेंड करती है। आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में हमको मुख्य रूप से क्या पढ़ना होता है? रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में और किसी द्रव्य के केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ना रहता है। मुख्य रूप से हमको यही पढ़ना है केमिस्ट्री में, ठीक है, कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी रासायनिक बनावट क्या है, ठीक, कैसे बना हुआ कोई पदार्थ, या जब अपक्रियाएं होती हैं तो नए पदार्थ का निर्माण कैसे होता है। देखिए, केमिस्ट्री हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, इतने इसके ब्रांचेज हैं, और साथ ही साथ दैनिक जीवन में इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। प्लास्टिक से लेकर के, ठीक है, मेडिसिन और तमाम ऐसे केमिकल हैं, एग्रीकल्चर है, ठीक है। मतलब अब इसको काउंट करने लगेंगे तो एक अलग से लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और रासायनिक अपक्रियाओं को समझने के लिए हमको एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना होगा। बढ़िया से इसके बारे में हमको समझना होगा कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बहुत पहले ही महर्षि कणाद, ठीक है, एक हमारे वहाँ के उस समय के हम कह सकते हैं कि वो साइंटिस्ट थे। हमारे जितने भी महर्षि ऋषि रहे हैं, ठीक है, या वैद्य रहे हैं उस समय बहुत पहले के, वास्तव में उन्होंने क्या किया था? साधना किया था, ठीक है। वास्तव में वो साधक थे, क्योंकि उस समय इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे हमारे पास, फिर भी उनकी थिंकिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि जो बातें उन्होंने उस समय कह दी, ठीक, बहुत सारे साइंस में ऐसी बातें हैं जो अब जाकर के उसका प्रूफ हमको मिल रहा है। जैसे देखिए, कणाद को ही ले लीजिए, बहुत साल पहले सबसे पहले इन्होंने ही बता दिया था कि पदार्थ क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। अगर किसी पदार्थ को हम छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि अंत में एक ऐसा टुकड़ा हमारे सामने होगा जो क्या होगा? अविभाज्य होगा, यानी अब उसको और छोटे टुकड़ों में हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यही बात बाद में जा कर के, ठीक है, इसमें और भी लोग थे, उन्होंने अपना अपना विचार दिया था, लेकिन बाद में डाल्टन ने क्या किया, इसको 1808 ईस्वी में उन्होंने अपना एक रिटन थेसिस दे दिया कि एटम्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, जिनको डिवाइड नहीं किया सकता है। एटम जो शब्द है वो अल्फा टोमियो नामक शब्द से लिया गया है, ठीक है, अल्फा टोमियो नामक शब्द से लिया गया है, और इसका मतलब होता है इंडिविजुअल्स, ठीक है, मतलब अविभाज्य। तो बात तो उन्होंने भी यही कही थी, ठीक है, लेकिन और भी इसके साथ साथ कई बातें उन्होंने बताई थी कि हर एक पदार्थ का जो एटम्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, ठीक है, किसमें? मास और साइज में। दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि एक पदार्थ के जितने परमाणु होते हैं, ठीक है, वो दूसरे पदार्थ के परमाणुओं से भिन्न होते हैं।
एटम्स ऑफ ए मैटर आर आइडेंटिकल इन shape and size, masses, but they are different from the other molecules of substance. मतलब एक पदार्थ के जो एटम्स होते हैं वो आपस में एक जैसे होते हैं, लेकिन वही एटम्स अगर दूसरे पदार्थ के एटम्स से हम कंपेयर कर लें तो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ देखिए जॉन डाल्टन का दिया भी है। जॉन डाल्टन 1766 में, ठीक है, एक इंग्लैंड के गरीब जुलाहा परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और लास्ट में क्या हुए, एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने वहीं अपना शोध किया। और मैं बता रहा था कि एटम्स के बारे में इन्होंने सबसे पहले अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसको आज भी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है जब कोई भी सब्सटेंस बनता है, तो ये जो एटम्स होते हैं, ठीक, वो आपस में रीअरेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, दो एटम्स जो पुराने बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच, मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बीच में क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। और जब कोई नया कंपाउंड बनता है तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या क्या होते हैं, ठीक, उससे क्या क्या संबंधित रूल्स हैं, इस पे कुछ वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है। जैसे पहला हमारा है, दिया है ना, रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें पहला जो हमारा है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं इसको। ये क्या कहता है, जब कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है, ठीक, तो उसमें मास कंजर्व होता है, कंजर्व में संरक्षित होता है। और संरक्षित होने का क्या मतलब हुआ कि जितने अभिकारक हैं, अभिकारकों का जो द्रव्यमान होता है वो उत्पाद बनने के बाद उत्पादों के द्रव्यमानों के बराबर होता है। यानी कुल अभिकारकों का जो द्रव्यमान होता है वह कुल उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, योगफल के बराबर होता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी से समझ सकते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, एक्स के रूप में हमको क्या ले सकते हैं, कॉपर सल्फेट, और वाई के रूप में सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं। या बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट ले सकते हैं, या लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं। और इनको पहले क्या कर लीजिए, इनका मास कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे कॉपर सल्फेट ले लिया है 1.25 ग्राम, और सोडियम कार्बोनेट लिया है 1.43 ग्राम, ले लेते हैं। एक्स और वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल को, किसी एक युगल मतलब कोई भी एक पेयर ले लेंगे। मैं पहले ही बताया हूँ कि इन दोनों में से, तीनों में से हमारे पास एक ऑप्शन हम चूज कर लेते हैं, कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं। ठीक है, जितना दिया है उतना आपको लेना है, और 10 ml में इसका सलूशन तैयार कर लेना है। तो विलयन बना लीजिए, और इसको क्या करना है, विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए, एवं एक्स के विलयन को एक छोटी प्रतनली में ले लीजिए। ठीक है,
एक कॉनिकल फ्लास्क ले लेना है। इसमें क्या करना है, वाई का सलूशन हमको कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। ये वाई का सलूशन इतना है, इसको हमको कॉनिकल फ्लास्क में ले लेना है। और एक्स का जो सलूशन है, यानी एक्स का जो विलयन है जो हमने लिया था, उसको हमको इस टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। एक्स के रूप में हमने लिया था कॉपर सल्फेट और वाई के रूप में लिया था सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ डार्ट लगा देंगे। ठीक है, एक पतला धागा होगा, उसको बाहर निकाल लेंगे, रबर का कॉर्क होगा, उसको उसमें लगा देंगे, बैठा देंगे। इससे क्या होता है, अब थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देंगे। ठीक है, ऑब्लिकली इसको टेढ़ा करने से क्या होगा कि जो केमिकल हम एक्स में लिए हैं वह वाई में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, गिरेगा उसमें, और गिरेगा तो वो मिक्स होगा, और जब मिक्स होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक, और केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके बाद देखेंगे कि मास में क्या कोई अंतर हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले ही हम मास कैलकुलेट किए थे इसीलिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब मास आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ कॉनिकल फ्लास्क और जो टेस्ट ट्यूब है, जो कार्क है, उसके सहित जो मास है, ठीक है, उसमें से उतना माइनस कर लेंगे। इसके लिए क्या किया जाता है ना, पहले केमिकल सहित उसको तौल लिया जाता है, और फिर केमिकल निकालने के बाद तौल लिया जाता है कितना हुआ वो। या इसको पहले ही तौल लो, पहले जो खाली है टेस्ट ट्यूब है और ये जो कॉनिकल फ्लास्क है कार्क सहित, इसको इसका मास पहले का वो कर लो, कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद जब उसमें सलूशन रख लेते हैं, फिर एक बार मास कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर माइनस कर लेते हैं, तो पता लग जाएगा कि पहले कितना था। उसके बाद से क्या करेंगे, जब टेढ़ा करेंगे और इसमें जब टेस्ट ट्यूब का जो सलूशन है वो गिरेगा, ठीक, तो फिर इसको कैलकुलेट करके देखेंगे क्या उसके मास में कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे कि उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दिया ना, यहाँ पे देखिए। अब इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई है? क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? फ्लास्क के मुंह पर कार्क क्यों लगाते हैं? तो फ्लास्क के मुंह पर कार्क किस लिए लगाते हैं? मान लीजिए कोई गैस हो रहा और प्रोड्यूस हो रही हो, ठीक, तो अब बाहर ना निकले, ठीक है, उसी में रहेगी, तभी तो हम बता पाएंगे। नहीं तो उसमें पता लगा कि एक प्रोडक्ट गैस के रूप में निकल रही है और वो बाहर निकल गई, तब फिर क्या होगा, मास का उसमें अंतर आ जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप नहीं प्रूफ कर पाएंगे वहाँ पे। CuSO4 लिए थे, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट लिए थे। ये लिए थे CuSO4 और प्लस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3। क्या अभिक्रिया होगी, करा ना, क्या अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें क्या अभिक्रिया होगी, देखिए यहाँ पे ये सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, Na2SO4 प्लस उसके बाद क्या बन जाएगा, कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा, CuCO3। इसमें देखिए, इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं, क्योंकि सोडियम पे +1 चार्ज होता है और सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो इसलिए हम वैसे ही लिख देंगे Na2SO4। और कॉपर यहाँ +2 स्टेट में है और कार्बोनेट पे भी -2 चार्ज होता है, इसलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर पे +2 चार्ज है और कार्बोनेट पे -2 चार्ज है। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं, स्थिर अनुपात का नियम क्या है। तो स्थिर अनुपात का नियम का मतलब ये कहता है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी जब भी कोई दो या दो से अधिक तत्वों से मिल करके यौगिक बनते हैं तो उनमें तत्वों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब भी कोई यौगिक बनता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात में रिएक्शन करते हैं, एक निश्चित रेशियो में होता है उनका, मनमानी नहीं मिलते हैं। यौगिक की परिभाषा भी वही है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात में अब क्रिया करते हैं तो उससे क्या बनते हैं, उससे यौगिक प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर ले लेते हैं, H2O ही ले लो, ठीक है। जल में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात जो होता है वो 1:8 होता है, ठीक है। चाहे वो जल का कोई भी सोर्स क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि अब ग्राउंड वाटर लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कुछ और होगा, अगर वही हम समुद्र से लेते हैं तो उसका अनुपात कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमेशा आप जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ क्या होता है, 2 ग्राम जो है हाइड्रोजन रिएक्शन करता है कितने से, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक, 16 ग्राम प्रति मोल, और हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 ग्राम प्रति मोल। तो ग्राम से ग्राम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, यानी 1:8 के रेशियो में हो गया। 1:8 का अनुपात हो जाता है इनके बीच में। तो ये नियम क्या कहता है कि कोई भी यौगिक अगर बना हुआ है तो उनमें तत्वों का जो भारानुपात है, ठीक, वो क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है।